यूपी पीसीएस का जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का, उसके लिए हम एक सीरीज चला रहे थे। उसमें देखा जाए हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके उसके बाद कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अब हम एक दूसरे तरह से फिर स्टार्ट कर रहे हैं, हर टॉपिक का डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से करेंगे जिससे हमारा फिर से रिवीजन हो जाए। तो देखा जाए सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान में जैसा आपको पता होगा कि इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, उसके बाद मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान भी है, राजनीतिक विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास और अर्थशास्त्र है। देखा जाए हम इसमें सभी का एक एक सब्जेक्ट लेके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक फ्लो चार्ट से पूरा डिस्कशन करेंगे समाजशास्त्र। देखा जाए समाजशास्त्र, अब यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखा जाए हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का अगर आपको रोल पता होगा तो आपको ये पता हो गया होगा कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए समाजशास्त्र कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कि स्वास्थ्य, समाजशास्त्र के नज़रिए से एक तरह से स्वास्थ्य को क्या बोला जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पे अर्थ, और इसमें जो सबसे पहला यूनिट दिया है कि हमें समाजशास्त्र के बारे में जो फर्स्ट यूनिट दिया है कि अर्थ, सैद्धांतिक आयाम, संघर्ष और प्रक्रियात्मक और अंतःक्रियावादी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अंतःक्रियावादी, तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे वर्ड है हमारा कि हेल्थ। स्वास्थ्य देखा जाए क्या है। स्वास्थ्य देखा जाए शरीर, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्ण कुशलता की अवस्था। स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की सहज और प्राकृतिक अवस्था है। एक स्वस्थ व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से सक्षम होता है बल्कि मानसिक रूप से भी आनंदित रहता है, मतलब आनंदित रहता है और मतलब स्वस्थ होता है। जैसा कि यहाँ पे एक थिंकर है, सोशोलॉजिस्ट थिंकर इमर्सन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ लीजिए एग्जाम में आया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि द फर्स्ट हेल्थ इन्होंने बोला था, यानी कि स्वास्थ्य ही प्रथम धन है, ऐसा इमर्सन ने बोला था। उसके बाद देखा जाए स्वास्थ्य का अर्थ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आपको इनके थिंकर के बारे में भी बात करेंगे कि स्वास्थ्य के डिफिनेशन कौन कौन से थिंकर दिए गए हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हमने जब क्वेश्चन कराया था वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन वही था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ वर्ड का जो मतलब कि मीनिंग है, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड से आता है और इसका मीन्स क्या होता है, हेल्थ। ठीक है, हेल्थ का मीनिंग यहाँ पे हेल्थ से मतलब होता है हेल्थ, HALE, हेल्थ। अब हेल्थ में देखा जाए, हेल्थ में क्या आता है, होलनेस आता है और गुडनेस आता है, सेफ्टी आता है, वेल बींग आता है। यानी कि हेल्थ शब्द का उपयोग किया गया है और इस हेल्थ शब्द का मीनिंग होता है सुरक्षित, निरोग और दुर्बल से मुक्त। ठीक है, और देखा जाए अगर आज भी सामान्यतः यही माना जाता है कि बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य है। कुछ लोग देखा जाए अब अलग अलग लोगों से अलग अलग नज़रिए से आपको स्वास्थ्य के डिफिनेशन को देखा जा सकता है। कुछ लोग हष्ट पुष्ट या सुंदर शरीर को स्वास्थ्य का मानक मान लेते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे कार्य क्षमता से भी जोड़ते हैं इसे, और कुछ लोग जैसे ऐसा भी जोड़ते हैं जैसे एक माँ के लिए उसके बच्चे का स्वास्थ्य उसकी मुस्कुराहट और खेलकूद पर निहित होता है। जबकि देखा जाए चिकित्सा के दृष्टि से कि मतलब अंगों, मतलब जो शरीर के सिस्टम होते हैं वो सुचारू रूप से काम करे, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, हेल्थ बोला जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की जो संकल्पना है, सबसे पहला देखा जाए बायोमेडिकल, यानी कि बायोमेडिकल जैव चिकित्सा, अब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मेन मीनिंग है कि अब्सेंस ऑफ डिजीज यानी कि बीमारी का अभाव, यानी बीमारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है। ठीक है, जिसे हम लोग रोग अनुपस्थित कह सकते हैं और ये जर्म थ्योरी में आता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जर्म थ्योरी बोला जाता है। और 19वीं शताब्दी में सबसे फेमस क्या है, जर्म थ्योरी है, जर्म थियरी। तो ये बायोमेडिकल वाला पार्ट क्या आ जाता है, जर्म थ्योरी।
ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका दृष्टिकोण क्या है, मानव शरीर को एक मशीन माना गया है और बीमारी को उस मशीन में आने वाली तकनीकी खराबी माना जाता है। उसे बीमारी को उस मतलब मशीन में तकनीकी खराबी माना जाता है और उस तकनीकी खराबी को हम पता कराने के लिए क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं। ठीक है, एक्सरे कराते हैं, MRI कराते हैं वगैरह, बहुत सारे मेडिकल जो चेकअप होते हैं वो सब कराते हैं। दूसरा देखा जाए यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है कि इकोलॉजिकल जो यहाँ पे संकल्पना है, यानी कि पारिस्थितिकी, और ये बेसिकली देखा जाए पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, एक तरह बैलेंस बनाना। तो इस संकल्पना के अनुसार स्वास्थ्य मनुष्य और उसके परिवेश यानी कि इन्वायरमेंट के बीच का संतुलन, गतिशील संतुलन होना चाहिए। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच में। इस सिद्धांत का मीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब मनुष्य और वातावरण के बीच जो ये सामंजस्य है बिगड़ता है, जैसे मान लीजिए मनुष्य बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे उसका इफेक्ट क्या हो रहा होगा, जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे मतलब चेंज हो रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा, कहीं पे सूखा पड़ रहा, कहीं पे बाढ़ आ रहा है, ऐसा स्थिति पैदा हो रहा। और अगर बाढ़ वगैरह आता है तो उसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज भी होते हैं, बीमारियां फैलती हैं, कुपोषण, डायरिया, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। किसकी वजह से, इकोलॉजिकल यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव व्यू से अगर देखा जाए। तीसरा देखा जाए यहाँ पे साइको सोशल, ये हमें एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है, इसमें समझ लीजिए कि इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो साइको सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से देखा जाए, इस व्यू से देखा जाए, सामाजिक विज्ञान के प्रगति ने यह सिद्धांत किया कि स्वास्थ्य केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है बल्कि सामाजिक प्रक्रिया भी है। और इसका देखा जाए प्रभाव क्या है, मानव वैज्ञानिक स्थिति, आर्थिक स्तर, सामाजिक रीति रिवाज स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है, ऐसा आपको पता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में गर्भवती महिलाओं के खान पान संबंधित सामाजिक जो धारणाएं हैं, या निकट रक्त संबंधी विवाह से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां होते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं, और ज़्यादातर जेनेटिकल डिजीज होते हैं, और मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की संख्या बढ़ती जाती है जब क्लोज रिलेशन में मैरिज वगैरह होता है, ऐसा। ठीक है, वहीं पे देखा जाए सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है जो मतलब होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी समग्र संकल्पना इसे बोला जाता है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसमें सभी आजकल सबसे फेमस यही है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या है, यह वर्तमान में सबसे अधिक मान्य दृष्टिकोण है जो उपयुक्त सभी सिद्धांतों को समावेशित करता है। जितने भी यहाँ पे बायोमेडिकल सिद्धांत है, इकोलॉजिकल सिद्धांत है, साइकोलॉजिकल सिद्धांत, इस सब को समाहित करता है। यह स्वास्थ्य के प्रति एक संपूर्णता का भाव रखता है, और इसके अनुसार स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है। ऐसा तो अरिस्टोटल ने भी बोला था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, जो एक अनुकूल पारिवारिक और सामाजिक परिवेश से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसके लाभ क्या हैं, मतलब सुरक्षा और संवर्धन दोनों को समान महत्वता मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे आते हैं। अब देखा जाए ये फ्लो चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा जाए डायमेंशन ऑफ हेल्थ दिया है, स्वास्थ्य के आयाम कौन कौन से आयाम हैं। तो देखा जाए जो WHO का एक तरह से डिफिनीसन है कि जैसे आप पढ़ते हैं स्वास्थ्य किसे बोलते हैं, तो उन्होंने बोला था कि यानी कि सोशल और फिजिकल, इकोनॉमिक वेलबींग, ये सब क्या होगा, स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि उनके अगर दूसरे दृष्टिकोण से हम यहाँ पे देखें डिफिनीशन, तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, इसके विभिन्न आयाम एक दूसरे से गहराई से जुड़े और निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। और इस अंतःक्रिया की वजह से यहाँ पे स्वास्थ्य के बहुत सारे आयाम आते हैं, डायमेंशन आते हैं। तो इसमें देखा जाए एक फिजिकल शारीरिक, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, बीमारी से मुक्त और शरीर की सामान्य कार्य क्षमता होना चाहिए। और इसका देखा जाए असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, जैसे एक प्रमुख इसके अगर लक्षण की बात करें तो चमकदार बाल, स्वस्थ
त्वचा होना चाहिए, गठा हुआ शरीर होना चाहिए, चमकदार आंखें होने चाहिए, आयु के अनुरूप सही वजन और गहरी नींद और नियमित पाचन की प्रक्रिया होनी चाहिए। और इसका आकलन अगर निर्धारण देखा जाए, असेसमेंट हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन के करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट और मेडिकल चेकअप से करते हैं। ठीक है, तो दूसरा देखा जाए यहाँ पे डायमेंशन मानसिक आयाम है। मानसिक आयाम देखा जाए, स्वास्थ्य का अर्थ केवल मानसिक रोग करना होना ही नहीं है, बल्कि यह जीवन की चुनौतियों को निपटने की सकारात्मक क्षमता भी एक तरह से प्रदर्शित करता है। तो जैसे देखा जाए यहाँ पे विचार, भावना, व्यवहार और दृष्टिकोण संबंधी स्वास्थ्य मानसिक स्थिति, जिसमें आपका पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि भावनात्मक स्थिरता। स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मानव का ही विकास होता है, ऐसा यहाँ पे भी कहा गया है। और ये कथन देखा जाए अरिस्टोटल का, हमने बताया था एग्जाम में, कई बार एग्जामों में पूछा गया। ठीक है, वहीं पे देखा जाए सोशल यानी कि सामाजिक में देखा जाए सामाजिक डायमेंशन जो है, सोशल डायमेंशन की बात यहाँ पे किया जाए, यह आयाम समाज के एक हिस्से के रूप में व्यक्ति की कार्य क्षमता को दर्शाता है, यानी कि व्यक्ति की कार्य क्षमता क्या है। अब इसमें समाज के अन्य सदस्यों के साथ संबंधों की गुणवत्ता, समुदाय में भागीदारी और अपने सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्व को कैसे निभाता है, निभाने की क्षमता कितनी है, वो यहाँ पे देखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, व्यक्ति को समाज में दूसरों के साथ समायोजन और संतुलित संबंध, व्यक्तियों का समाज और समुदाय के साथ संतुलन, तालमेल और सहयोग, ये क्या है, सोशल डायमेंशन एक तरह से यहाँ पे बताता है। ठीक है, वहीं पे देखा जाए आपको स्पिरिचुअल, अगर देखा जाए स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, ये न्यू डायमेंशन के रूप में, स्पिरिचुअल और वोकेशनल न्यू डायमेंशन के रूप में आता है। अगर देखा जाए WHO के डिफिनीशन आप देखेंगे, उसमें स्पिरिचुअल वर्ड, आध्यात्मिक वर्ड नहीं जोड़ा गया है, इसलिए कई थिंकर इसे मतलब कि WHO के डिफिनीशन को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल डायमेंशन, इसका अर्थ है जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझना, उसमें नैतिकता, सिद्धांत और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव महसूस करना शामिल है। यह आधुनिक जीवन के तनाव के बीच आत्मिक शांति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरह से डायमेंशन के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपको आत्म की शांति और जीवन के गहरे अर्थ की खोज इसमें रहता है। ठीक है, वहीं देखा जब वोकेशनल यानी कि सामाजिक व्यावसायिक जो यहाँ पे डायमेंशन है, व्यावसायिक डायमेंशन में कार्य या व्यवसाय व्यक्ति के आत्मसम्मान और संतोष का स्रोत होता है। यदि व्यवसाय क्षमता लक्ष्य के अनुरूप है तो वह शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, और नौकरी छूटना या कार्यस्थल का असंतोष व्यक्ति को शारीरिक और सामाजिक रूप से भी बीमार कर सकता है। अगर ऐसा होता, नौकरी छोड़ने का डर हो, कार्यस्थल पे उसे बहुत ज़्यादा असंतोष, मतलब मुझे ये काम नहीं पसंद है वगैरह, तो उसे क्या होगा, शारीरिक और मानसिक बीमारी के रूप वो ढकेलता रहता है। तो यहाँ पे न्यू डायमेंशन में आपको वोकेशनल डायमेंशन भी जोड़ा गया, जिसमें देखा जाए रुचि, कौशल और क्षमता के अनुसार उपयुक्त व्यवसाय का चयन और काम में संतुष्टि, कौशल का उपयोग और आर्थिक स्थिरता, ये सब। वहीं पे देखा जाए एक डायमेंशन और है लोकेशन, स्थानिक डायमेंशन। अगर देखा जाए ये डायमेंशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप एक ही काम को बहुत दूर करने जाते हैं, तो वहाँ पे दूरी रहेगा, उस दूरी के दौरान क्या होगा, बहुत सारे पॉल्यूशन वगैरह, यानी कि जैसे आपको एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, इस सब का इफेक्ट आपको पड़ेगा शरीर पे, तो पर्यावरण का बेसिकली इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे लोकेशनल डायमेंशन भी एक आजकल जोड़ा जा रहा है, तो ये ध्यान में रखें। तो यहाँ पे स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कुशल वेलबींग की अवस्था माना जाता है। ये बार बार डिफिनीशन कई बार पूछा गया, ये डिफिनीशन किसके अकॉर्डिंग है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हेल्थ और इलनेस स्पेक्ट्रम, स्वास्थ्य और बीमारी स्पेक्ट्रम क्या है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वास्थ्य कोई स्थिर स्थिति नहीं है, मतलब ये क्या है, यानी कि डायनेमिक स्थिति है। स्वास्थ्य कोई एक ऐसा नहीं कि स्टैटिक है, ये रोज़मर्रा की
जिंदगी में भी क्या होगा, बदलता रहता है। यह एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। स्वास्थ्य और बीमारी के बीच एक अनुक्रम सीक्वेंस होता है, जिसका सीक्वेंस देखा जाए यहाँ पे 7 सीक्वेंस दिया गया है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 7 चरण दिए गए हैं। सबसे पहला देखा जाए पॉजिटिव हेल्थ बोला जाए। पॉजिटिव हेल्थ में स्वास्थ्य का सकारात्मक स्तर है, मतलब कि कह सकते हैं हाईएस्ट लेवल है। अगर देखा जाए कोई बोलता है पॉजिटिव हेल्थ है, स्वास्थ्य का एक उच्चतम स्तर बोला जाता है, सबसे पहला कह सकते हैं। दूसरा बेटर, अगर बोलता है कि हमारा स्वास्थ्य क्या बेहतर है, बेटर है, तो सामान्य से अच्छा स्तर माना जाता है। बेटर देन नॉर्मल से मतलब अच्छा ही बेटर वाला माना जाता है। उसके बाद देखा जाए आपको फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस बोला जाता है, यानी कि आप रोग मुक्त अवस्था में हैं, कोई स्पष्ट बीमारी नहीं है आपके पास। नो ओबियस इलनेस, इस समय कोई बीमारी नहीं है, कोई स्पष्ट बीमारी नहीं है, पूर्ण स्वस्थ महसूस करना। इसमें अनरिकग्नाइज सिकनेस, ये देखा जाए अनरिकग्नाइज यानी कि अनपहचानी रोग, यानी कि उसके शरीर में रोग है लेकिन अभी पहचाना नहीं जा सकता। रोग मौजूद है पर लक्षण दिखाई नहीं देता है, इस वाले स्थिति में बोला जाता है, यानी कि 4th स्टेज है ये। यानी कि लक्ष्य महसूस होते हैं पर लक्षण महसूस होते हैं पर बीमारी का पता नहीं चलता, यानी कि डिजीज प्रेजेंट नॉट विजिबल सिम्टम, यहाँ पे ऐसा सिम्टम नहीं दिखाई देता है। ठीक है, वहीं पे देखा जाए माइल्ड फ्रॉम सिकनेस है, ये 5th है। माइल्ड फ्रॉम सिकनेस जिसे हम लोग अल्प बीमारी बोलते हैं, बीमारी के शुरुआती या हल्के लक्षण यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसके बाद सीवियर फ्रॉम सिकनेस अब क्या हो गया है, बीमारी गंभीर हो गया, यानी कि स्वास्थ्य का न्यूनतम स्तर कह सकते हैं, सीवियर सिकनेस बोला जाता है। अब बीमारी इतना गंभीर हो गया कि ये मृत्यु तक ले जा सकता है, यानी कि जो 7 हमारे पास स्टेज है, तो ये क्या होगा, यानी कि स्वास्थ्य रोग संघर्ष का अंतिम बिंदु यही है, बीमारी के अंतिम चरण है में मृत्यु हो जाती है, फाइनल स्टेज ऑफ सिकनेस है। तो ये 7 स्टेज यहाँ पे दिए गए हैं, और बीमारी का एक तरह से स्पेक्ट्रम है, और इससे क्वेश्चन जरूर आएगा आपको एग्जाम में। स्वास्थ्य एक सतत प्रक्रिया है, पॉजिटिव हेल्थ से शुरू होकर अंतिम चरण आपको इलनेस तक ले जाके और कहाँ पे ले जाएगा, डेथ तक लेकर चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्वास्थ्य संबंधी, इसमें जो स्वास्थ्य जो संबंधित है, यानी कि स्वास्थ्य संघर्ष और इसके निर्धारक क्या हैं, ये स्वास्थ्य कह सकते हैं, इसे हम लोग स्वास्थ्य संघर्ष लिख दें, ज़्यादा उचित वर्ड है संघर्ष। और इसके जो निर्धारक हैं, निर्धारक, तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थनेस। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य और बीमारी का संघर्ष, सबसे पहला यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ है। और ये देखा जाए जैसे स्वास्थ्य कोई स्थिर अवस्था तो है नहीं, अभी हमने बात किया कि वो डायनेमिक होगा। तो स्वास्थ्य को ज़्यादातर हम समझने के लिए एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट के रूप में, यानी कि सापेक्षिक संकल्पना के रूप में देखा जा सकता है। यह एक सिरे जो सकारात्मक स्वास्थ्य पॉजिटिव हेल्थ और दूसरे सिरा क्या था, मृत्यु के बीच निरंतर बदलता रहता है। ये निरंतर क्या होता है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज जो 7th था वहाँ तक ये चलता रहता है। उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसी तरह से देखा जाए दूसरा परिवर्तन की प्रकृति कह सकते हैं इसे, परिवर्तन की प्रकृति ज़्यादा उचित वर्ड है, परिवर्तन की प्रकृति। ठीक है, तो परिवर्तन की प्रकृति में जैसे स्वास्थ्य से अस्वास्थ्य की ओर बदलाव अक्सर धीरे धीरे ही होता है, लेकिन कभी कभी यह आकस्मिक भी हो जाता है। इसी प्रकार रोग के बाद क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ भी एक क्या क्रमिक प्रक्रिया है, धीरे धीरे सही होता है। तो यहाँ पे देखा जाए ये स्वास्थ्य से अस्वास्थ्य तक हमें एक साथ एकात्मक भी होता है, यानी कि समटाइम ग्रेजुअल होगा, समटाइम सडन भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, वहीं पे देखा जाए गतिशीलता दिया है, यानी कि ये पर डे हमारा चेंज होता रहता है, पर डे का काम है, यानी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य स्तर प्रतिदिन की परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। जो
आज पूर्णतः स्वस्थ है, कल अस्वस्थ हो सकता है और इसके विपरीत भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए स्वास्थ्य एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की स्थिति स्वास्थ्य हेल्थ से अस्वास्थ्य इलनेस की ओर परिवर्तित होता रहता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे ग्रेजुअल भी हो सकता है और एक आकस्मिक यानी कि सडन भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये सब देखा हमारे आसपास सब कुछ हो रहा है, उसी को हम यहाँ पे कह सकते हैं सोशलॉजी में पढ़ रहे हैं, जिससे हम एग्जाम के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस सब को हम लोग कॉमन सेंस भी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म और टर्मिनोलॉजी आपको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन ज़्यादातर हो जाते हैं, लेकिन हमें कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे गलत हो सकता है, इसलिए हम लोग इसे अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा देखा जाए स्वास्थ्य निर्धारक जो डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ जो है ये कौन कौन से हैं, तो देखा जाए वैसे तो स्वास्थ्य मुख्य रूप से दो प्रमुख कारक की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। दो ही प्रमुख यहाँ पे कारण दिए गए हैं, उसी को देखा जाए हम बहुत सारे डिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे आनुवांशिकता है, यानी कि हेरिडिटी है, दूसरा इन्वायरमेंट है। सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे क्या है, हेरिडिटी यानी कि विरासत से, आनुवांशिकता से जो आता है। अब आनुवांशिकता में देखा जाए मेन क्या है, जीन के इफेक्ट से होता है, जीन के ही प्रभाव से होता है, यानी कि व्यक्ति के स्वास्थ्य की नींव गर्भधारण के समय ही जीन द्वारा रख दी जाती है, ये आप जानते हैं। अब इसको हम समझने के लिए तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष, दूसरा इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, और तीसरा नेचर इन्वायरमेंटल जो प्रकृति और वातावरण से भी यहाँ पे रिलेटेड है, प्रकृति और वातावरण से। यानी कि प्रत्यक्ष प्रभाव कई रोग सीधे तौर पर आनुवांशिक जो विसंगतियों से जुड़े होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सब। ठीक है, और आपका डाउन सिंड्रोम हो गया। ठीक है, ये सब यहाँ पे डायरेक्ट्स है, और प्रत्यक्ष रूप से ये क्या है, जीन से जुड़े हुए हैं। इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और जेनेटिकल डिसऑर्डर दोनों हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इनके बारे में। दूसरा इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष उदाहरण है, जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज जो होता है, ये सब इनडायरेक्ट यहाँ पे रहते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष प्रभाव, आनुवांशिक विकारों के कारण बच्चों का सामाजिक विकास प्रभावित हो सकता है। जैसे आप हीमोफीलिया से ग्रस्त बच्चे के प्रति माता पिता का अत्यधिक सकारात्मक सुरक्षा रवैया भी एक तरह से सामान्य सामाजिक मेलजोल से दूर करता है उस बच्चे को, और उस बच्चे में क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी भी होता है। ठीक है, वहीं पे देखा जाए प्रकृति और पर्यावरण, कुछ बीमारी जैसे आप देखते हैं दमा हो गया, मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गया, दमा हो गया, ये आनुवांशिक प्रकृति के रूप में मिलती हैं। यदि परिवेश प्रदूषित है तो रोग विकसित हो जाता है, अन्यथा व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, ऐसा। ठीक है, तो मतलब कि ये मतलब नेचर एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, प्रकृति और पर्यावरण से रिलेटेड। वहीं पे दूसरा डायमेंशन हमारा था कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण। अब पर्यावरण को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें जैसे एक भौतिक परिवेश है, दूसरा सामाजिक परिवेश है। तो भौतिक परिवेश जो भौतिक वातावरण, जैसे क्लाइमेट हो गया, जलवायु, पॉल्यूशन हो गया, प्रदूषण, वाटर सप्लाई होगा, जल आपूर्ति, वाटर बॉर्न डिजीज भी, हाउसिंग, आवास की वजह से, वेंटिलेशन की वजह से। और दूसरा देखा जाए यहाँ पे सामाजिक वातावरण जो है, फैमिली हो गया, कल्चर हो गया, और यहाँ पे रीजन, क्षेत्र हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, ये सब। स्वास्थ्य एक यहाँ पे सर्वत्र प्रक्रिया है जिसमें अनेक प्रकार कारक होते हैं, जैसे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। ये कारक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नेचर एंड इन्वायरमेंट और फिजिकल एंड सोशल रूप से कार्य करते हैं। इसी का मतलब यहाँ पे समरी टाइप का दिया हुआ है नोट्स में। ठीक है, हर जगह। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ और जीवन शैली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ क्या है और उसके जीवन शैली यहाँ पे, और लाइफ स्टाइल कह सकते हैं, जीवन शैली।
ठीक है। तो व्यक्ति के जीने का ढंग, जिसे हम जीवन शैली कहते हैं, स्वास्थ्य के निर्धारक में से एक माना जाता है जीवन शैली, ठीक है। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले जो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, आर्थिक स्थिति, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डेवलप कंट्री में, विकसित देशों में आर्थिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखा जाए विकसित देशों में यहाँ आर्थिक समृद्धि ने कई बीमारियों का समाप्त किया है, लेकिन अधिक वैभव यानी मोटापे, जीवन शैली जन्य रोग का यहाँ पे बढ़ावा भी मिला है। जैसे मेनली लाइफ स्टाइल डिजीज यहाँ पे होता है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज और ओबेसिटी वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे देखा जाए डेवलपिंग कंट्रियों में, क्योंकि खाने पीने की दिक्कत रहेगा और माल न्यूट्रिशन होगा, तो वहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में क्या होगा, ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत सारे यानी कंटिमिनेटेड जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है डेवलपिंग कंट्री में। तो ये डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में डिजीज़ का जो सेपरेट होता है वो यहाँ पे एक तरह से इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पे बयां करता है। दूसरा देखा जाए एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन यानी शिक्षा और व्यवसाय, इसमें देखा जाए ज़्यादातर एजुकेशन और ऑक्यूपेशन में अवेयरनेस और की वृद्धि बेसिकली होता है, यानी कि शिक्षा स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाता है और निर्धनता के कुप्रभाव को कम करता है। वहीं एक संतोषजनक जो व्यावसायिक व्यक्ति को मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को सबल देता है, जबकि बेरोजगार अवसाद तनाव का कारण भी वहाँ पे बनता है ऑक्यूपेशनल में, ठीक है। वहीं देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारा है कि लाइफ स्टाइल जो जीवन शैली से रिलेटेड, जैसे इसमें क्लाइमेट हो गया, जलवायु प्रदूषण, जल आपूर्ति, आवास, वेंटिलेशन है, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, परिवार, संस्कृति और क्षेत्र, आर्थिक ये स्थितियाँ होता है। तो ये लाइफ स्टाइल से बहुत सारे यहाँ पे डिजीज होते हैं, ठीक है। वहीं पे देखा जाए हेल्थ सर्विसेज चाइल्ड डेवलपमेंट यानी स्वास्थ्य सेवाएं बाल विकास के लिए, तो इसमें देखा जाए गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो हेल्प करती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज। दूसरा देखा जाए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा किस तरह से है और एबिलिटी ऑफ डॉक्टर की उपलब्धता कितनी है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसा चल रहा है उसका कार्यक्रम और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं उसका, ठीक है। तो बाल विकास के अच्छे स्वास्थ्य का प्रभाव बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए एक स्वास्थ्य एक अनिवार्य शर्त है, जहाँ स्वास्थ्य के अभाव में विकास की प्रक्रिया बाधित होती है, जिसमें उसे सीखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और विकास के मील के पत्थर यानी डेवलपिंग माइलस्टोन में भी क्या कह सकते हैं ये हेल्प करता है। तो जैसे देखा जाए नेक्स्ट है बाल विकास के लिए अच्छा स्वास्थ्य क्या है, यानी कि गुड हेल्थ फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें शारीरिक विकास होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, स्वास्थ्य शरीर से बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरा मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, अच्छा स्वास्थ्य मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है जिससे बच्चा बेहतर ढंग से सीखता और समझता है। वहीं देखा जाए सामाजिक विकास जो है सोशल डेवलपमेंट, अच्छा स्वास्थ्य बच्चे को सक्रिय, सहयोगी और आत्मविश्वासी बनाता है जिससे सामाजिक विकास सुदृढ़ होता है, ठीक है। सीखने और बौद्धिक विकास जो लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, अच्छा स्वास्थ्य ध्यान, स्मरण शक्ति और समस्या समाधान जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता होगा वो इंक्रीज करेगा जिससे बच्चे का बौद्धिक विकास बेहतर होता है। अच्छा स्वास्थ्य बच्चे के सर्वांगीण विकास यानी कि फिजिकल, मेंटल और सोशल लर्निंग इंटेलेक्चुअल के लिए आवश्यक है और स्वस्थ बच्चे ही खुशहाल, सफल और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण अवधियाँ जो होते हैं उसके रिलेटेड जो है यानी कि क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देखा जाए प्रारंभिक गर्भावस्था दिया हुआ अर्ली प्रेगनेंसी अत्यंत संवेदनशील गर्भावस्था में माना जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी ऑफ एक्सट्रीम सेंसिटिविटी स्टेज होता है जो कह सकते हैं सेकंड वीक से लेकर 8 वीक होता है, यानी कि फर्स्ट से 8 वीक आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है माता और शिशु का स्वास्थ्य एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा है और गर्भावस्था के प्रारंभिक 2 से लेकर 8
सप्ताह क्या होते हैं, अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। ठीक है, वहीं दूसरा देखा जाए मैटरनल डिजीज अफेक्टिंग द बेबी, कौन कौन से मैटरनल डिजीज हैं जो बेबी को अफेक्ट करते हैं, डिजीज अफेक्टिंग द बेबी। उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक आने वाला है कि कौन कौन से डिजीज है। तो गर्भावस्था के दौरान होने वाली जो रोग हैं, जिसमें आपका जर्मन मिसल्स है, रूबेला हो गया, जर्मन खसरा बोलते हैं, सिफिलिस हो गया, और मधुमेह डायबिटीज वगैरह होता है। वहीं पे देखा जाए अगर मानसिक तनाव मेंटल स्ट्रेस है मदर को, तो प्री मेच्योर बर्थ भी हो सकता है। तनाव और पोषण में गर्भावस्था के दौरान तीव्र मानसिक तनाव से समयपूर्ण जन्म यानी कि प्री मेच्योर बर्थ या व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही माता का पर्याप्त पोषण बच्चों की भावी वृद्धि और स्वास्थ्य की नींव रखता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे मदर से रिलेटेड हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे कुछ डिफिनेशन विद्वानों से रिलेटेड है, यानी कि विद्वानों की कुछ परिभाषा है स्वास्थ्य का। उसको क्वेश्चन में देखा जाए हमने किया था, और एक ही क्वेश्चन में आपको ये कर लेना है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, सबसे पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, जो सोशोलॉजी का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, और उसमें सारे यहाँ पे जो थिंकर हैं उनसे रिलेटेड उन्होंने किस तरह से डिफाइन किया स्वास्थ्य को, वो दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे एकदम क्लियर ही रहना चाहिए। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कुछ की पॉइंट से। जैसे पहला है कि इंसाइक्लोपीडिया, अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया जो है स्वास्थ्य का डिफिनीशन अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक संसाधनों का उपयोग अपने दैनिक आजीविका और जीवन के कार्यों के लिए अधिकतम क्षमता से करने में समर्थ हो। यही क्या है यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया का डिफिनीशन है। तो इसमें क्या है, व्यक्ति की एबिलिटी से रिलेटेड है और उपयोग करने की यानी कि स्टेट फॉर कंप्लीट वेलबींग से रिलेटेड है। तो आप इस तरह से की पॉइंट याद रख के उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो दूसरा देखा जाए यहाँ पे J.F. विल्सन है। अब J.F. विल्सन का डिफिनीशन क्या है, इन्होंने क्या डिफाइन किया, हम कंप्लीट आपको पढ़ के बता रहे हैं कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को पूर्णतः अधिकतम रूप से जीने और उत्तम सेवा करने के योग्य बनाता है। तो यहाँ पे देखा जाए जीवन को इस प्रकार जीने की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इनेबल ए पर्सन टू लाइव इफिशिएंटली। तो ये क्या है, J.F. विल्सन का है। ठीक है, वहीं पे देखा जाए फ्रांसिस बेकन है, फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड। तो फ्रांसिस बेकन ने स्वास्थ्य वह अवस्था है जो मनुष्य को, इन्होंने बताया था बेकन ने, स्वास्थ्य शरीर आत्मा के लिए, बेकन के अनुसार सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो स्वास्थ्य है, अगर देखा जाए स्वस्थ शरीर आत्मा के लिए क्या होता है, अतिथि भवन होता है। ठीक है, हाउस गेस्ट होता है, और जो डिजीज होता है प्रिजनर की तरह होता है। इन्होंने ऐसा बताया था, यानी कि स्वास्थ्य शरीर आत्मा के लिए अतिथि भवन के समान, जबकि दुर्बल एवं रुग्ण शरीर कारागार यानी कि जेल के समान इन्होंने बताया। ठीक है, वहीं पे देखा जाए हमने भी WHO का डिफिनीशन के बारे में देखा जाए तो WHO के अकॉर्डिंग क्या है, स्वस्थ केवल रोग या शारीरिक दुर्बलता की अनुपस्थित का नाम नहीं है, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और वेलबींग यानी कि कुशलता की एक अवस्था है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग आपको ध्यान रखना है। ये तो 100% आपको याद ही रखना है। ठीक है, वहीं पे देखा जाए बाल्टीमोर और एस्लिंगर का डिफिनीशन है। बाल्टीमोर और स्टेंगर, बोल्टमर और एस्लिंगर, इनका डिफिनीशन क्या है, इनका डिफिनीशन देखा जाए स्वास्थ्य वह मानसिक शारीरिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से अपने शारीरिक अंगों और बाहरी रूप से अपने वातावरण के साथ कार्यात्मक रूप से अच्छी तरह से समायोजित होता है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य उसे माना गया है जो आंतरिक और बाहरी वातावरण के अनुकूल बना ले, उसे एडेप्टेशन की बात यहाँ पे किया गया है। तो स्टेट ऑफ एडेप्टेशन आपको याद रखना है यहाँ पे,
यहाँ पे आप वेलबींग याद रख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों कीवर्ड, यहाँ पे इफिशियंसी याद कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेट ऑफ कंपिटिटर वेलबींग के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे विद्वानों द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा जो दिया गया है ये यहाँ पे है। इसके बाद देखा जाए हम लोग आते हैं स्वास्थ्य के बेसिकली 3 आयाम हैं, यानी कि 3 डायमेंशन, यानी कि 3 आयामी कारक बोला जाता है। और ये 3 आयामी कारक बार बार आ रहा है, तो हमने अभी डिटेल में किया ही था कि स्वास्थ्य के 3 मुख्य मूल हैं, जिसमें एक फिजिकल हेल्थ होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य, और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, यानी कि मेंटल हेल्थ के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। वहीं पे सामाजिक स्वास्थ्य यानी कि सोशल हेल्थ भी होना चाहिए। ये तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक यहाँ पे क्या होता है, मेंटल हेल्थ होता है। अगर ऐसा आता है इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो मेंटल हेल्थ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जाता है। अब देखा जाए नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखा जाए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, तो इसको देखा जाए कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे प्रभावित करते हैं। जैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, व्यायाम के स्तर, खान पान और जीवक, उसके उदाहरण जो स्वास्थ्य से मतलब कि यहाँ पे कम करते हैं। यानी कि स्वास्थ्य केवल दवाइयों या कुछ पाबंदियों से उत्पन्न होने प्राप्त नहीं किया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि जिन आधारों पर निर्भर करता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व्यक्ति के एक तरह से वरदान के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पढ़ें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व्यक्ति के लिए एक वरदान है, जबकि इसकी अनदेखी जो होता है, हाँ, अनदेखी इसका सजा के रूप में नहीं है। मतलब कि ऐसे कह सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति के लिए वरदान, जबकि अनदेखी किसी सजा से कम नहीं है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट यही था कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व्यक्ति के लिए वरदान। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। जबकि इसकी अनदेखी की सजा किसी सजा से कम नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा बोला जाता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व्यक्ति के लिए वरदान और इसकी अनदेखी करना किसी सजा से कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 3 यहाँ पे फैक्टर मेन दिए गए हैं। उन फैक्टरों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर, और देखा जाए बायोलॉजिकल फैक्टर में फिर से यहाँ पे जैविक कारक में 2 तरह से हम लोग इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। एक एट बर्थ यानी कि जन्म के समय भी उसे दिक्कत हो जाए, एक जन्म के बाद हो। बायोलॉजिकल में जैसे जन्म के समय में गुणसूत्र आना यानी कि क्रोमोसोमल, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, कैलिफेंटर सिंड्रोम, ये सब होते हैं। वहीं पे जीन वाले जो होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया वगैरह, ये सब हो जाते हैं। और ग्रोथ के कारण होता है जैसे डेवलपमेंट के कारण। ठीक है, और पोषण न्यूट्रिशन के कारण हो जाता है ये सारे। वहीं पे देखा जाए दूसरा पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अब पर्यावरण में देखा जाए कई फैक्टर हैं। एक हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर के रूप में देख सकते हैं, यानी कि आंतरिक पर्यावरण जो शरीर के अंदर होता है, जैसे ब्लड के कंपोजिशन में डिफरेंस आ जाए। ठीक है, शारीरिक द्रव्य यानी कि बॉडी फ्लूइड में चेंजेज आ जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए यानी कि हार्मोनल संतुलन, और बॉडी टेम्परेचर में चेंजेज हो जाए। तो ये सब इंटरनल फैक्टर की वजह से होता है। वहीं पे दूसरा देखा जाए वाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इसमें दो तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक भौतिक पर्यावरण यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंटल, जैसे जलवायु हो गया, नदियाँ, पर्वत और वायु आदि, ये सब हम कंसीडर कर सकते हैं। इनका इफेक्ट क्या है हमारे हेल्थ पे।
दूसरा देखा जाए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, यानी कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे इनकम हो गया, सांस्कृतिक कैसा है, कल्चर कैसा है, हैबिटेट कैसा है, आवास कैसा है और लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये सब आपको यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी कि सोशल कल्चरल में हम लोग कल्चर, रिलीजियस, कास्ट, हैबिट, ये सब हम कैटेगराइज कर सकते हैं। वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए यहाँ पे आता है स्वास्थ्य का व्यक्ति कारक है, यानी कि पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में देखा जाए बहुत सारे चीज़ें आ जाएंगी। पर्सनल फैक्टर ये वे कारक हैं जिन पर व्यक्ति का स्वयं का नियंत्रण होता है, और ये जो कारक है इसमें व्यक्ति का स्वयं का नियंत्रण नहीं होता है, इसमें व्यक्ति का स्वयं का नियंत्रण होता है। तो इसे कंट्रोल किया जा सकना बहुत आसान रहता है और ज़रूरी भी है। सबसे पहला क्या है, शारीरिक व्यायाम, यानी कि नियमित व्यायाम से शरीर संचार सुधरता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा रहता है, और जो आपको ग्लैंड वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, यानी कि शारीरिक शक्ति बढ़ता है कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेने से, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, फाइबर, खनिज से युक्त जो पौष्टिक भोजन करते हैं तो वो कुपोषण से बचते हैं। ठीक है। वहीं पे अच्छी आदतें यानी कि गुड हैबिट के बारे में देखा जाए, बचपन में ये विकसित किया जाता है अच्छी आदतें, जैसे समय पर उठना, नित्य क्रिया और समय पर सोना, ये सब, अच्छी नींद लेना, ये सब है इसमें। दूसरा देखा जाए पर्सनल जो फैक्टर है, व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल हाइजीनिक, यानी कि इसमें पर्सनल हाइजीनिक भी। उसके बाद देखा जाए इम्यूनिटी आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि प्रतिरक्षक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता जितनी मजबूत होगी व्यक्ति उतना ही निरोग होगा। ठीक है। यानी कि स्वास्थ्य आदतों से ही क्या होता है, इम्यूनिटी यहाँ पे विकसित होता है। वहीं पे देखा जाए आराम, रेस्ट भी एक ज़रूरी है, यानी कि पोस्चर जैसे बैठने का, चलने का, पढ़ने का, ये सब मुद्रा भी एक तरह से मतलब आपका नर्वस सिस्टम को मजबूत करते हैं। ठीक है। वहीं देखा जाए मानसिक स्थिति यानी कि मेंटल स्टेटस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और वातावरण भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे जिस स्थान पे हम रहते हैं वहाँ स्वच्छ होना हमारे मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए एक अनिवार्य फैक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है। तो ये तो फैक्टर थे, यानी कि अगर ऊपर के वर्ड को हम यहाँ पे समाहित करें तो उपरोक्त जैविक, पर्यावरण और पर्सनल कारक और इंटरनल एवं एक्सटर्नल पर्यावरण के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कार्यात्मकतावादी यानी कि फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट देखा जाए इसे प्रकार्यात्मक बोलते हैं। तो प्रकार्यात्मक दृष्टि से देखा जाए समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जिसके विभिन्न भाग मिलकर समाज को स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने में हेल्प करते हैं। जो यहाँ पे प्रकार्यवादी के यहाँ पे क्या है प्रमुख सिद्धांत हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सिद्धांत जो है सोसाइटी इज ए सिस्टम, यानी कि सामाजिक एक प्रणाली है। सोसाइटी इज ए सिस्टम, जैसे हम देखते हैं समाज विभिन्न भागों, संस्थाओं का समूह है जो आपस में जुड़कर कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे इस मूल अवधारणा इसका क्या है कि प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण समाज को एक सुसंगठित और संतुलित तंत्र के रूप में देखता है, जिसके सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग मिलकर शरीर को जीवित रखते हैं, उसी प्रकार समाज की संस्थाएं जैसे परिवार हो गया, शिक्षा हो गया, धर्म हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, चिकित्सा हो गया, समाज के सुचारू संचालन के विशिष्ट योगदान देते हैं। ये सब उससे कोरिलेट आप कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण के जो सिद्धांत है, सबसे पहला यहाँ पे है कि समाज एक प्रणाली है, यानी कि व्यवस्था और संतुलन। समाज की स्थिरता उसके अंगों के आपसी सामंजस्य पर आधारित होता है। दूसरा सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता, यानी कि सोशल ऑर्डर स्टेबिलिटी। समाज के सभी भाग नियम और मूल्य के अनुसार कार्य करते हैं, जिससे व्यवस्था और स्थिरता बनी रहती है। वहीं पे देखा जाए इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। हेल्थ का, स्वास्थ्य का महत्व क्या है। स्वास्थ्य व्यक्ति और समाज के सुचारू कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति ही समाज के विकास में योगदान दे सकता है। वहीं पे देखा जाए नेक्स्ट सिद्धांत है बीमारी सामाजिक विक्षेप जो है, यानी कि इलनेस एज ए सोशल
डिस्टरबेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बीमारी समाज के सामान्य कार्य में बाधा डालती है, इसलिए इसे सामाजिक विचलन यानी कि डिस्टरबेंस माना जाता है। जो यहाँ पे प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के अनुसार समाज के प्रत्येक भाग को अपनाकर एक फंक्शन यानी कि हेल्थ सिस्टम का मुख्य कार्य व्यक्ति के स्वास्थ्य के बनाए रखना और समाज की स्थिरता में योगदान देना है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हो गया। दूसरा देखा जाए यहाँ पे बीमारी जो यहाँ पे फंक्शनलिस्ट के बारे में दिया गया है, इसके रोल वगैरह क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यानी कि स्वास्थ्य का जो प्रक्रियात्मक अर्थ है उसे क्या यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए बीमारी की प्रक्रियात्मक जो व्याख्या है प्रक्रियात्मक समाज के लिए, जैसे मतलब शास्त्रियों के अनुसार बीमारी केवल एक जैविक समस्या नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक विचलन यानी कि सोशल डाइवर्जन या अक्षमता की स्थिति है। ठीक है, ये यहाँ पे सोशल डाइवर्जन की बात कहा जा रहा है। तो इसमें देखा जाए इफेक्ट ऑफ इलनेस क्या है। इफेक्ट ऑफ इलनेस में सबसे पहला क्या है, रोल फेलियर क्या है, जो अपनी सामान्य सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हो जाना, यानी कि अपने सामान्य सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हो जाना। जैसे बीमार व्यक्ति अपने कार्य, परिवार या अन्य दायित्व को पूरा नहीं कर पाता है, वो यहाँ पे रोल फेलियर हो गया। और वाइडर सोशल इम्पैक्ट क्या है, यानी कि यह न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके पारिवारिक, कार्यस्थल और अंततः पूरी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। यानी कि बीमार से कार्य क्षमता घटती है और उत्पादन कम होता है और सामाजिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ता जाता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, तीसरा सोशल इम्बैलेंस हो जाएगा। पूरे समाज के संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। यानी कि अधिक बीमार से क्या होगा, अपराध, गरीबी, तनाव, असमानता आदि जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये यहाँ पे इफेक्ट ऑफ मतलब इलनेस है, बीमारी के क्या प्रभाव हो सकते हैं ये यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखा जाए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एग्ज़ाम क्वेश्चन जरूर आएगा, वेरी इम्पॉर्टेंट है। टॉलकॉट पार्सन्स का बीमारी भूमिका यानी कि टॉलकॉट पार्सन सिक रोल है और इन्होंने 1951 में, बहुत पुराना है, कि द सोशल सिस्टम नाम का एक बुक लिखा था। और इस बुक में क्या है, बीमारी न केवल जैविक स्थित है बल्कि यह सामाजिक विचलन है। इन्होंने बताया था कि पार्सन्स ने बताया कि बीमारी क्या है, यहाँ पे जैविक बायोलॉजिकल रोग ही नहीं बल्कि सामाजिक विचलन के रूप में रोगी की प्रमुख भूमिका का अध्ययन किया इसमें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इन्होंने बताया कि सोशल डाइवर्जन के रूप में बात किया और यहाँ बीमारी की मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सिक रोल यहाँ पे डेवलप किया। और ये देखा जाए जब पर्सन बीमार होता है, 1 पर्सन बिकम इल, तो यहाँ पे 4 प्रमुख तत्व यहाँ पे दिया गया है। तो 2 तत्व क्या है यहाँ पे, जो 2 यहाँ पे आपके एलिमेंट हैं, रोगी की अधिकार हैं यानी कि राइट के बारे में दिया है और 2 एलिमेंट यहाँ पे ऑब्लिगेशन उन्होंने बताया है, उसके कर्तव्य क्या हैं। तो देखा जाए पहला जो राइट है, सामाजिक उत्तरदायित्व से छूट, मतलब कि अगर पर्सन बीमार हो जाता है, रोगी की उसकी सामान्य भूमिका उत्तरदायित्व से अस्थायी रूप से छूट दे दी जाती है। चलो भैया आप कुछ नहीं समाज के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप बीमार हो। दूसरा दोष मुक्त व्यक्ति को उसकी बीमारी के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। समाज यह मानता है कि बीमारी उसके नियंत्रण से बाहर और उसे दंड के बजाय देखभाल की आवश्यकता है। ठीक है, ये 2 राइट हो गए, 2 राइट हैं, मतलब कि रोगी के 2 राइट हैं। दूसरा 2 ऑब्लिगेशन है, उससे कर्तव्य यानी कि स्वस्थ होने की प्रेरणा। रोगी का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह बीमारी को एक अवांछनीय स्थिति माने और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की तीव्र इच्छा रखे। वह इस स्थिति का लाभ उठा के आलसी नहीं हो सकता, मतलब कि रोगी के बहाना बना के वो आलसी नहीं हो सकता, ऐसा उसके ऑब्लिगेशन है। 4th यहाँ पे पॉइंट है चिकित्सीय सहायता और सहयोग। रोगी को पेशेवर और सक्षम सहायता यानी कि जैसे डॉक्टर
लेनी चाहिए और उपचार की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। ठीक है, ये तो मतलब रोगी के क्या हो गए, रोल हो गए। इसके दो देखा जाए, राइट है, राइट ऑफ सिक पर्सन और ऑब्लिगेशन ड्यूटी ऑफ द सिक पर्सन। यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया, ऊपर वही है, तो आप इसे देख सकते हैं और डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट आते हैं, चिकित्सा संस्थाओं और डॉक्टर की भूमिका क्या होता है, मतलब रोल ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड डॉक्टर, इसका क्या रोल है रोगी के प्रति, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पार्सन्स के अनुसार प्रत्येक सामाजिक प्रणाली सामाजिक नियंत्रण जो सोशल कंट्रोल के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें चिकित्सा संस्थाएं और डॉक्टर भी शामिल हैं। अब इसमें राइट ऑफ द सिक पर्सन से यहाँ पे हम लोग वैधानिक प्रदान करना यानी कि लेगिटिमेशन दिया है, यानी कि रोल ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, मतलब अब ये पार्सन के अकॉर्डिंग है। पार्सन चिकित्सा संस्थान एक सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल के रूप में कार्य करता है। इन्होंने ऐसा बोला कि जो यहाँ पे चिकित्सा संस्थानें हैं ये क्या कार्य करते हैं, सोशल कंट्रोल का काम करते हैं, सोशल कंट्रोल। ठीक है, तो सोशल कंट्रोल में सबसे पहला क्या है, यहाँ पे लेगिटिमेशन है यानी कि वैधता का प्रदान करना है। अब ये क्या है, वैधता प्रदान करना, डॉक्टर ही व्यक्ति को बीमार को प्रमाणित कर सकता है, यानी कि डॉक्टर ही बताएगा कौन व्यक्ति क्या है, बीमार है कौन नहीं है, वही एक सर्टिफिकेट देख के प्रमाणित कर सकता है हाँ ये व्यक्ति बीमार है। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा यानी कि स्वस्थ होने के जो यहाँ पे डॉक्टर का ऑब्लिगेशन है यही रहेगा, वैधानिक। डॉक्टर ही वह व्यक्ति है जो आधिकारिक रूप से यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति स्वास्थ्य वास्तव में बीमार है और डॉक्टर की अनुमति के बिना समाज व्यक्ति को रोगी की भूमिका के अधिकार नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैध यानी कि लेगिटिमेशन घोषित करता है कौन, डॉक्टर ही घोषित करता है और ये बताता है इसे उचित उपचार दिलाना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखा जाए यहाँ पे जो डॉक्टर की भूमिका है, स्वास्थ्य के पुनर्स्थापना यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। इसमें क्या है, डॉक्टर का कार्य रोगी को उपचार देकर पुनः सामान्य अवस्था में लाना ताकि वह अपनी सामाजिक भूमिकाओं में लौटे और सामाजिक संतुलन बनाए रखे। ठीक है, यानी कि चिकित्सा संस्थाएं, अस्पताल, क्लिनिक, स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टर बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करने यानी कि रिस्टोरेशन का कार्य करता है। अस्पताल हो गया जैसे एग्जाम्पल, क्लिनिक, स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टर मिलकर बीमार व्यक्ति को उपचार देकर स्वस्थ बनाते हैं। यह कार्य समाज में स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना यानी कि रिस्टोरेशन और सामान्य स्थिति की वापसी सुनिश्चित करता है। तो ये सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इंटरेक्शनिस्ट प्रोस्पेक्टिव जो है अंतःक्रिया परिप्रेक्ष्य, अंतःक्रिया परिप्रेक्ष्य पे आते हैं। इसमें क्या है कि इसके दो बेसिक यहाँ पे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी क्या है, माइक्रो लेवल एनालिसिस है। ये एग्जाम में बहुत बार आया गया कि मतलब कि जो इंटरेक्शनिस्ट प्रोस्पेक्टिव अंतःक्रियावादी जो है, अंतःक्रियावादी ये कौन से लेवल का होता है, तो ये माइक्रो लेवल का होता है, जिसमें दो बेसिक आइडिया हैं और एक इंटरप्रिटेशन ऑफ इलनेस भी दिया है। ठीक है, तो इसमें मूल बेसिक आइडियाज हैं। ठीक है, और मतलब इसका मुख्य जो तर्क है वो, ठीक है, मूल अवधारणा कह सकते हैं, जहाँ प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण समाज की बड़ी संरचनाओं की बात करता है। वहीं ठीक है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण तो मैक्रो लेवल का था और अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण जो है माइक्रो लेवल है। आपको इतना जानना है। ठीक है, तो इसमें दूसरा देखा जाए हम लोग सामाजिक यानी सोशल रियलिटी की बात करते हैं। ठीक है, सोशल रियलिटी हो गया अंतःक्रिया में, और सामाजिक वास्तविकता जो है कि इसमें जब तक किसी लक्षण को समाज या व्यक्ति द्वारा बीमारी के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता तब तक सामाजिक रूप से अस्तित्व में नहीं आता, ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे सोशल रियलिटी की बात कहा गया है
जिसमें बीमारी की जानकारी, लक्षण और व्याख्या, उपचार, ये सब की बात कहा जाता है। ठीक है, तो हम आते हैं अंतःक्रियावाद के प्रमुख मत और अवधारणाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है इस टॉपिक से। तो दूसरा कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट यह है मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शनिज्म। मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेक्शन, इसमें देखा जाए प्रमुख तत्व और अवधारणाएं जो हैं, सबसे पहला यहाँ पे लेबलिंग थ्योरी है। लेबलिंग थ्योरी में क्या है, सेल्फ आइडेंटिटी पर प्रभाव, यानी कि समाज द्वारा दिए गए लेबल व्यक्ति को स्व पहचान यानी सेल्फ आइडेंटिटी को प्रभावित करते हैं और उसके व्यवहार पर गहरा असर करते हैं। मतलब यह इस दृष्टिकोण का एक प्रमुख विचार है कि समाजशास्त्री मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर बीमार, अक्षय या मानसिक रोग का लेबल लग जाता है तो उसकी पूरी सामाजिक पहचान, अवसरों और अंतःक्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। यह लेबल व्यक्ति की आत्म पहचान जो सेल्फ आइडेंटिटी को प्रभावित करता है और अक्सर उसे समाज से अलग थलग कर देता है। ये तो यहाँ पे लेबलिंग थियरी का है कि मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको बीमारी का अगर लेबल लगा देते हैं तो समाज से एक तरह से अलग थलग हो जाता है। दूसरा यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है मेजर कॉन्सेप्ट जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा कलंक जिसे बोलते हैं, और स्टिग्मा का मतलब यहाँ पे विचार देने वाले इविंग गॉफमैन है। तो ये भी याद रखना है स्टिग्मा किससे रिलेटेड है, तो इविंग गॉफमैन से रिलेटेड है। गॉफमैन एग्जाम में आता है कभी कभी। ठीक है, तो सामाजिक कलंक जो सोशल स्टिग्मा है, जैसे जाति, रंग, बीमारी, HIV हो गया, मानसिक बीमारी, लेप्रोसी हो गया, ये सब की वजह से यहाँ पे उसे कलंक एक तरह से लगाना, यानी कि इरविंग गॉफमैन जैसे समाजशास्त्री ने बताया कि कुछ बीमारी अपने साथ कलंक लेकर आती हैं, जैसे HIV हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ हो गया। यह व्यक्ति केवल शारीरिक कष्ट से नहीं बल्कि समाज की नकारात्मक प्रतिक्रिया और शर्म और तिरस्कार से भी संघर्ष करता है। वहीं यहाँ पे क्या है, कलंक यानी कि सोशल स्टिग्मा से रिलेटेड दिया गया है और इरविन गॉफमैन ने ऐसा बोला था। ठीक है, वहीं पे देखा जाए दूसरा यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट अंतःक्रिया जो है, डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन के बारे में अगर हम बात करें कि अंतःक्रिया विशेष रूप से परामर्श कक्ष जो है, यहाँ पे परामर्श कक्ष जो हम लोग कंसल्टेशन रूम बोलते हैं, कंसल्टेशन रूम में शक्ति का जो संतुलन होता है, डॉक्टर अपनी तकनीकी भाषा के माध्यम से अथॉरिटी प्रदर्शित करता है, सत्ता प्रदर्शित करता है। वहाँ पे क्या होता है, संवाद की बाधा हो जाता है। ठीक है, यानी कि रोगी एक निष्क्रिय डिपेंडेंट भूमिका में रहता है और डॉक्टर एक्टिव रोल में रहता है। डॉक्टर कभी कभी अथॉरिटेटिव मतलब बिहेवियर करता है, जैसे अपने टेक्निकल वहाँ पे टर्म यूज करके कि आपको डायबिटीज हो गया, आपको यहाँ पे ECG का प्रॉब्लम है, इस तरह से मतलब कि आपको कैंसर हो गया, आप टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, इस तरह मेटास्टेटिस स्टेज में चला गया, तो ये टेक्निकल टर्म यूज करके वहाँ पे अपना प्रभाव जमाते हैं। तो एक तो ये हो गया अंतःक्रिया में बाधा। दूसरा यहाँ पे आते हैं लिव्ड एक्सपीरियंस, जो अधिकतर अनुभूत जीवित अनुभव होता है उसके, यानी कि लिव्ड एक्सपीरियंस में क्या है, यह दृष्टिकोण इस बात को महत्व देता है कि बीमारी व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन को कैसे बदलती है, वह अपने बीमार शरीर के साथ कैसे तालमेल बिठाता है और अपनी नई पहचान को कैसे स्वीकृत करता है। ये यहाँ पे रहता है इसका, यानी कि लिव्ड एक्सपीरियंस के रिलेशन में है। तो देखा जाए ये हमने सोशोलॉजी वाला जो फर्स्ट यूनिट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड यूनिट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम फर्स्ट यूनिट यहाँ पे ये कंप्लीट कर दे सकते हो सकता है इस फर्स्ट यूनिट के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से कर दें कुछ, फिर आपको सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।